नमस्कार, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज एंड मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में। और कमोडिटी राउंडअप में सबसे पहले हम बात यहां पर करेंगे सोने की, जहां पर लगातार तेजी है और आज तीसरा ऐसा दिन है जब सोने में ऑल टाइम हाइज बनते हुए नजर आए हैं। 1,06,000 का स्तर पर 10 ग्राम हम यहां पर पार कर चुके हैं और बाजार को लगता है कि यहां से अच्छी खासी तेजी अभी भी आ सकती है। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में $3,550 प्रति आउंस के आसपास के स्तर हैं एंड 3600, 3700 इस तरह के लेवल्स की अब बातें यहां पर होने लगी हैं। तो दिवाली तक, इस साल के अंत तक सोना कहां जा सकता है और आप क्या करें, बताएंगे आपको। साथ ही बात करेंगे यहां पर जीएसटी के बारे में और आज पूरा दिन लगातार सीएनबीसी आवाज पर आप यहां जीएसटी के बारे में बात कर सकते हैं। एग्रीकल्चर पर इसका क्या असर होगा, किस तरह की दर देखने को मिलेगी, इस पर भी करेंगे चर्चा। हमारे साथ आज जुड़ रहे हैं जीजेसी के पास चेयरमैन नितिन खंडेलवाल, एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटीज से वंदना भारती एंड फॉर्मर यूनियन एग्रीकल्चर सेक्रेटरी सिराज हुसैन। लेकिन सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर हम यहाँ पर सोना लेके आएंगे। बढ़त के साथ यहाँ पर लगातार कारोबार है। इस साल की अब तक की बात की जाए तो 35% तक की बढ़त हम यहाँ पर बनता हुआ ऑलरेडी देख चुके हैं और जैसा कि आप देख सकते हैं 1,06,000 के आसपास के स्तर के साथ फिलहाल कारोबार। वंदना, कैसे देखती हैं आप करंट प्राइसेस और करंट लेवल से क्या करने की राय है? जी मनीषा, पहले तो मुझे लग रहा है कि रुपया का भी फैक्टर यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है एमसीएक्स गोल्ड के लिए। और आज के दिन जो डेटा है वो भी यहाँ पे वीक डेटा बता रहा है। कल का जो डेटा है वो भी मोर ओवर वीक है यूएस फ्रंट पे। तो मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से डॉलर इंडेक्स भी लोअर साइड है, बिटकॉइन में 2 महीने के फॉल पे है, इक्विटी में पॉज है, मुझे लग रहा है कि आज या कल सोने में मतलब एक और हाई लग सकता है और फ्राइडे ऑनवर्ड्स हो सकता है कि हम हल्का सा करेक्शन आता हुआ देखें। तो मुझे एक्सपेक्टेशन है कि यहाँ पे 1,06,800 7,000 तक का जो लेवल्स है वो देखने को मिलेगा। और लोअर साइड मुझे नहीं लग रहा है कि प्राइसेस यहाँ पे 1,04,500 से नीचे की तरफ जाएगा। और मुझे लग रहा है कि अभी भी मोमेंटम जो जिस तरीके का बना हुआ है वो मोमेंटम अभी अपसाइड का ही यहाँ पे इंडिकेशंस दे रहा है। और इनफैक्ट ऑप्शंस का भी जो कंसंट्रेशन है वो यही बता रहा है कि धीरे धीरे प्राइसेस एक बार 3650 से लेके $37 तक जा सकता है। 3650 से लेके 3700 तक यहाँ पर सोने के प्राइसेस जा सकते हैं। वंदना, साथ ही साथ चांदी में अब यहाँ पर क्या सेंस नजर आती है, क्योंकि नित नए हाइज इंडियन मार्केट्स में बनते हुए नजर आए हैं, अंतर्राष्ट्रीय बाजार चाहे ही 14 साल के हाइज पर हो। जी मनीषा, चांदी में हो सकता है कि थोड़ा सा हम फॉर द टाइमिंग एक पॉज आता हुआ देखिए। आज के दिन में जो बढ़त सोने में है वो चांदी में नहीं है। डेटा यहाँ पे थोड़ा सा इकोनॉमिक डेटा यहाँ पे वीकर साइड है और जो पीएमआई डेटा वगैरह वो भी यहाँ पे नेगेटिव आया है। तो मेरे ख्याल से इसका इम्पैक्ट, क्योंकि इंडस्ट्रियल कमोडिटी है, तो थोड़ा सा यहाँ पे पड़ना चाहिए। लेकिन $42 मुझे लग रहा है कि चांदी में फिर भी चांदी यहाँ पे $42 तक जा सकती है। जो सपोर्ट रहेगा वो $41.2 रहेगा। और हमारे बाजार की बात की जाए तो मुझे लग रहा है कि 1,26,500 तक चांदी फिलहाल यहाँ पे जा सकती है, जो नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट है, क्योंकि सितंबर वाला यहाँ पे एक्सपायर होगा। और बहुत ज्यादा नीचे भी अगर चांदी जाती है तो 1,23,000 तक एक जो करेक्शन होगा वो देखा जा सकता है। लेकिन मुझे लग रहा है कि दोनों ही कमोडिटी ऐसी है जिसमें सेल करके नहीं चलना चाहिए और करेक्शन पे बाय करना चाहिए फिलहाल तो। करेक्शंस पे खरीदारी चांदी में करनी चाहिए और सोने में तो एब्सोल्युटली यहाँ पर ऑन द होल्डिंग बाइंग साइड ही रहना है, क्योंकि नए हाइज यहाँ पर बनते हुए बहुत जल्द नजर आ सकते हैं। सारे के सारे फंडामेंटल्स ऑन द सपोर्टिव साइड भी हैं। हमारे साथ अब जीजेसी के पास चेयरमैन नितिन खंडेलवाल हैं। नितिन जी नमस्कार, आपको क्या लगता है कहाँ जा रहे हैं सोने के प्राइसेस, क्योंकि जैसे वंदना कह रही हैं ऑन चार्ट्स काफी स्ट्रांग हैं, प्राइसेस पे क्या सेंस है और उसका डिमांड पे क्या इम्पैक्ट आता हुआ देखा है आपने भारतीय बाजारों में, गिवन द फैक्ट कि हम फेस्टिवल सीजन के बीचों बीच हैं? देखिए, मैं आपके चैनल पे 30,000 रुपए गोल्ड और सिल्वर था तब से कंटिन्यूस आ रहा हूँ और जितने भी अभी रेट आए ये सब हम लोग प्रिडिक्ट करके ही चल रहे थे और ये एंटीसिपेटेड भी था। लेकिन खास बात ये है कि अब कस्टमर भी एंटीसिपेट कर बैठे हैं और सभी को अब ये लगता है कि 100% ये रेट आने वाले हैं करके। तो मेरे जो पूर्व वक्ता थे मैं उनकी पूरी तरह से सहमत हूं उनके बात के ऊपर। और अब है ना, कस्टमर में पहले एक रेजिस्टेंस हुआ करता था जब 50,000 रेट होते थे, 75,000 होते थे। अभी हमने एक देखा सरप्राइजिंग कि 1,00,000 रुपए के रेट में भी किसी को कोई रेजिस्टेंस नहीं है, क्योंकि मान के चल रहा है कस्टमर की अब ये रेट आगे बढ़ते रहने वाले और बढ़ी रहे। जिस प्रकार की अनसर्टेनिटी पूरे वर्ल्ड के अंदर चल रही है उसको एंटीसिपेट करके ये सब लोग मान के चल रहे हैं, तो वो एक बहुत बड़ा अच्छा साइन है। तो डिमांड पे कोई बहुत बड़ा असर नहीं है, बल्कि ज्वेलर्स थोड़े से पीछे हट रहे हैं, लेकिन कस्टमर आराम से आ रहे हैं, बाइंग कर रहे हैं, एग्जीबिशंस में बुकिंग अच्छी कर रहे हैं। तो मुझे कोई दिक्कत नजर नहीं आ रही इस रेट में भी। वैल्यू वाइज ऑफ कोर्स कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको लगता है वॉल्यूम में एक इम्पैक्ट यहाँ पर पड़ेगा? देखिए, उसके बहुत सारे सॉल्यूशंस आ चुके हैं। अभी 14 कैरेट की ज्वेलरी डायमंड में बहुत ज्यादा प्रचलित हो चुकी है और अभी 14 कैरेट 18 कैरेट के अंदर भी ज्वेलरी काफी सारी आ गई है।
तो जहां पे गिफ्टिंग है, जहां पे लोगों को देना लेना है, उसके लिए लोगों ने उसका सोल्यूशन निकाल दिया। लेकिन जिनको इन्वेस्टमेंट करना है, लॉन्ग टर्म लेना है, शॉर्ट टर्म लेना है, वो सब लोग अभी भी अच्छे कैरेट गोल्ड में ले रहे हैं। और सरप्राइजिंगली 24 कैरेट की ज्वेलरी का भी सेल बढ़ चुका है। पहले तो गवर्नमेंट को कन्विंस करने में समय लग गया था, लेकिन मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि नेपाल से लेके, बांग्लादेश से लेके, तो अगर आप थाईलैंड कहीं पे भी जाते हैं तो 24 कैरेट की ज्वेलरी का चलन इवन चाइना में भी, तो वो इंडिया में भी चलन शुरू हो गया। और इतने रेट बढ़ने के बाद में भी 24 कैरेट के मंगलसूत्र, रिंग, टॉप्स, ये सब कास्टिंग की चीजें इंट्रोड्यूस होने लग गई है। और जिस प्रकार से ज्वेलर्स लोगों ने अपने कस्टमर को एक सुविधा दे रखी है कि अगर भाव बढ़ते हैं तो बढ़े हुए रेट नहीं लगेंगे और घटते हैं तो घटे हुए रेट में भी बुकिंग किए हुए देंगे, इसकी वजह से कस्टमर का कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा आ गया है। तो वो बहुत इजीली बुक कर रहे हैं ताकि एक अपर कैप उनका फिक्स हो, उससे ज्यादा लॉस नहीं हो उनको। नितिन जी, जैसे आपने कहा कि डिमांड अच्छी खासी है और जी हाँ, 18-14 कैरेट डायमंड में 24 कैरेट की ज्वेलरी अब यहाँ पर इंडिया यहाँ पर पहनने लगा है। इन्वेस्टमेंट के तौर पर देखते हैं आप जब ज्वेलरी की बाइंग यहाँ पर जिस तरह के प्राइसेस हैं? हाँ, इन्वेस्टमेंट भी हो रहा है। और जैसा कोई भी मैरिजेस तो इंडिया में होती है, 35-40 लाख मैरिज हर साल होती है, और कोई मैरिज ऐसी हो नहीं सकती जिसमें ज्वेलरी का यूज ना हो। चाहे किसी का बजट कम है तो 5 ग्राम से लेके तो अपने अपने बजट के अनुसार सब लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं है ज्वेलरी में। लेकिन आप कस्टमर को कैसे हैंडल करते हैं, कैसी सुविधा देते हैं, उनका कॉन्फिडेंस कैसा गेन करते हैं, जैसा मैंने बताया ना आपको कि हम लोगों ने सुविधा दे रखी है कि आप दिवाली के लिए अभी से बुक कर दीजिए। अगर भाव बढ़ते हैं तो आपका बुक किए रेट में मिलेंगे और घट जाते हैं तो घटे हुए रेट में मिलेंगे। उसकी वजह से कस्टमर बहुत ही कंफर्टेबली इसके अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं और अपनी बुकिंग कर रहे हैं आगे भी। ऑल राइट, तो आप दिवाली की बुकिंग अभी से कर सकते हैं और यहाँ से दिवाली तक नितिन जी जो सबसे लोएस्ट प्राइस है वो कंज्यूमर को देना है। हाँ, बिल्कुल देना है। अभी ऑल इंडिया जेम एंड ज्वेलरी लकी लक्ष्मी जो ला रहे हैं, जिसके अंदर हम एक फेस्टिवल मनाने जा रहे हैं 49 डेज का, उस फेस्टिवल का भी देखेंगे तो जितने बड़ी चेन स्टोर्स है साउथ से लेके तो नॉर्थ तक के, सब लोगों ने अपना इसमें रजिस्ट्रेशन किया है। और 49 डेज के उत्सव के अंदर सभी लोग भाग ले रहे हैं और अच्छी सेल एक्सपेक्ट कर रहे हैं। पिछले साल से जो 5 बार से लकी लक्ष्मी इंडिया में चली थी, उसका इस बार देखा तो बेटर रिस्पांस मिल रहा है, क्योंकि लोगों को पता है कि कुछ ना कुछ लोगों को बुलाने के लिए और अट्रैक्शन भी देने पड़ेंगे। तो उसके लिए पूरी तरह से हर ज्वेलर्स रेडी है, खास करके रिटेलर्स लॉबी। तो ओवरऑल यहाँ पर खरीदारी काफ़ी बेहतर देखने को मिली है। नितिन जी बहुत शुक्रिया साथ जोड़ने के लिए। तो क्लियरली पूरे सारे कैरेटेजेस का जो गैमेट है, बास्केट है, बुके है, वहाँ पर खरीदारी इंडियन मार्केट्स में बनती हुई नजर आई है। और जैसे कहा जा रहा है कि हाँ, हैंड होल्डिंग भी है क्योंकि प्राइसेस बहुत वॉलेटाइल हैं, ऑल टाइम हाइज पर भी हैं। तो लोएस्ट प्राइस पे आप यहाँ पर अपने सोने की ज्वेलरी की बुकिंग कर सकते हैं। क्लियरली फेस्टिवल्स के मद्देनजर यहाँ पर सभी ज्वेलर्स साथ आए हैं और कोशिश यही कर रहे हैं कि वो जो ब्लो है हाई सोने के प्राइसेस का, वो यहाँ पर कम होता हुआ नजर आए। वंदना, आपसे मेटल्स के बारे में चर्चा आप करना चाहेंगे क्योंकि यहाँ पर अच्छी खासी तेजी है, फिर चाहे वो कॉपर है, एल्यूमिनियम है, जिंक है, मल्टी वीक हाइज पर कारोबार। जी, चाइना से एक पॉजिटिव यहाँ पे इंडिकेशंस आए थे, तो इसकी वजह से भी यहाँ पे प्राइसेस में हायर साइड है। मुझे लग रहा है कि कॉपर यहाँ पे थोड़ा सा गेन कर सकता है और भी ज़्यादा। 905 से ऊपर आता है तो यहाँ पे बाइंग की रिकमेंडेशन रहेगी। मुझे लग रहा है कि एक बार प्राइसेस 909 तक जा सकता है। स्टॉप लॉस लगाना होगा 903 का। और आज शाम में डेटा है, वो हालांकि एम्प्लॉयमेंट का है, कल का डेटा जो है वो काफ़ी मायने रखता है, थोड़ा सा नेगेटिव है। तो मुझे लग रहा है कि आज के दिन हल्की बढ़त रहेगी, लेकिन कल ये बढ़त गायब हो सकती है बेस मेटल्स में। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो मुझे लग रहा है कि डॉलर इंडेक्स का नीचे रहना भी एक सपोर्ट कर रहा है बेस मेटल काउंटर को। और खासकर मुझे एक चीज में थोड़ा सा भी ज्यादा बेयरिश लग रहा है, वो है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम क्रूड के साथ थोड़ा सा डाउनसाइड आज रह सकता है। तो 254.5 पे एक सेलिंग रिकमेंडेशन रहेगी। 253 के लिए स्टॉप लॉस लगाना होगा 256 का। पॉइंट टेकन। खरीदारी की राय यहाँ पर बनती हुई और साथ ही साथ वंदना, यहाँ पर एनर्जी पे क्या करने की राय है क्योंकि कच्चे तेल में ओवरनाइट 1.5% की तेजी है। 70 से अब ब्रेंट बहुत दूर नहीं है, लेकिन 70 के आसपास लगातार बिकवाली भी बन जाती है। इस बार क्या कुछ डिफरेंट होगा? मुझे लग रहा है थोड़ा सा यहाँ पे साइकोलॉजिकल है। WTI 65 के करीब यहाँ पे ट्रेड हो रहा है। $66 एक यहाँ पे पुराना रेजिस्टेंस रहा है। और इस बार इन्वेंट्री का डेटा कल आना है, तो कल यहाँ पे एक क्लियरिटी जो है वो ज़्यादा आएगी। आज के दिन मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा हल्का सा करेक्शन यहाँ पे हो सकता है, लेकिन यहाँ पे मैं करेक्शन पे बाइंग की सलाह दूंगी। मुझे लग रहा है कि अभी क्रूड में बहुत ज़्यादा गिरावट नहीं है। 5750 के करीब आता है तो अपना MCX क्रूड को बाय करना चाहिए। 5800 के लिए स्टॉप लॉस लगाना होगा 5730 के करीब का। और मुझे लग रहा है जो अभी जो सबमिट हुए हैं, न्यू ट्रेड रिलेशंस बन रहे हैं, उससे ये जो मार्केट है इसमें थोड़ा सा पॉजिटिव इंडिकेशंस आए हैं, चाहे वो बेस मेटल हो या फिर आपको नेचुरल गैस हो या फिर यहाँ पे एनर्जी काउंटर, एंटायर एनर्जी काउंटर हो।
वेल क्लियरली यहाँ पर जिस तरह की मार्केट्स बनती हुई नजर आ रही हैं काफ़ी चौपी हैं वंदना, काफ़ी बारिशें भी यहाँ पर नॉर्थ इंडिया में हैं। आप कैसे देखती हैं उसको और उसका एक इम्पैक्ट एग्रीकल्चर एज अ स्पेस में, और यहाँ पर कोई टॉप ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी? जी मनीषा, मैंने ये देखा है कि इतनी बारिश के बाद मंडी में जो एक्टिविटीज है वो थोड़ा यहाँ पे स्लो डाउन हुई है। इसका इम्पैक्ट हम लोगों ने स्पाइसेस पे आता हुआ देखा है, खास करके टर्मरिक में बहुत ज्यादा यहाँ पे फॉल आता हुआ हम लोगों ने देखा है, और ग्वार काउंटर पे भी हम लोगों ने फॉल आता हुआ देखा है। मुझे लग रहा है कि टर्मरिक में बहुत ज्यादा गिरावट आई है और यहाँ पे आज एक बाउंस यहाँ पे आना चाहिए। तो 12,250 के करीब यहाँ पे बाइंग रिकमेंडेशन रहेगी। जो टारगेट है 12,600 का स्टॉप लॉस लगाना होगा, 12,100 का। साथ में मुझे लग रहा है कि स्पाइसेस काउंटर में ही जीरा में भी एक बाइंग यहाँ पे आ सकती है, तो 19,420 के करीब बाइंग रिकमेंडेशन रहेगी। टारगेट है थोड़ा शॉर्ट टर्म का है 20,000 का, स्टॉप लॉस लगाना होगा 19,100 का। दूसरी चीज है कि ग्वार सीड ग्वारगम में मुझे लग रहा है कि ग्वार सीड जो है वो यहाँ पे थोड़ा सा भी करेक्शन ले सकता है, स्टेबल नहीं हो पा रहा है हायर जोन पे। तो मेरे ख्याल से 5200 के करीब यहाँ पे सेलिंग रिकमेंडेशन रहेगी। टारगेट है 5180 का, स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाना होगा 5210 का। ऑलराइट, तो वो सारी ट्रेडिंग रिकमेंडेशंस हैं एग्री और नॉन एग्री स्पेस में, ज़्यादातर बाइंग की रिकमेंडेशंस यहाँ पर वंदना से आती हुई। बहुत शुक्रिया वंदना साथ जुड़ने के लिए, और इसी के साथ एक ब्रेक का भी समय है। आपको बता दें कि आज से 2 दिन की जीएसटी काउंसिल की बैठक शुरू हो गई है। ब्रेक के बाद पूरा फोकस जीएसटी काउंसिल की इस मीटिंग पर, और खेती को यहाँ पर उम्मीदें क्या हैं जीएसटी से, इस पर होगी चर्चा। आज से 2 दिन की जीएसटी काउंसिल की बैठक शुरू हो गई है। बाजार को उम्मीद है कि खेती किसानी के लिए इस्तेमाल होने वाली चीजों पर जीएसटी की दर घटेगी। कहां पर कितनी हो सकती है जीएसटी की दर, बताने के लिए हमारे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी असीम चंदा। असीम, जिस तरह से सभी सेक्टर्स को यहाँ पर काफी होप्स हैं इस जीएसटी रैशनलाइजेशन से, खेती किसानी में क्या एक्सपेक्टेड है? गुड मॉर्निंग मनीषा। जीएसटी काउंसिल की मीटिंग शुरू हो गई है, 2 दिन ये मीटिंग चलेगी। जैसा कि आपने खुद कहा कि बहुत सारे सेक्टर्स को बहुत सारी उम्मीदें हैं, लेकिन खासतौर पर हमारा फोकस इस वक्त एग्रीकल्चर सेक्टर पे है कि एग्रीकल्चर सेक्टर्स में कौन से रिफॉर्म हमको जीएसटी में देखने को मिलेंगे और वहां पर क्या आपको मिलेगा। सबसे पहले ये मतलब जो ट्रैक्टर्स हैं, ट्रैक्टर्स के पार्ट्स हैं, ट्रैक्टर्स के टायर ट्यूब्स हैं, वो आपके लिए सस्ते हो जाएंगे, किसानों के लिए वो सस्ते हो जाएंगे। उसके बाद इरिगेशन इक्विपमेंट्स हैं जिसमें ड्रिप इरिगेशन वाले इक्विपमेंट्स आते हैं, खासतौर पे इसमें स्प्रिंकलर इक्विपमेंट्स आते हैं, वो सारे सस्ते का हो जाएंगे। यहाँ पर उनके ऊपर करीबन 12% के आसपास जीएसटी लगता है, उसको घटा करके 5% करने का यहाँ पर प्रस्ताव है। तो शाम तक हम किसी तरह की मंजूरी यहाँ पर आती हुई देख सकते हैं। इसके साथ साथ जो टिलर है या फिर थ्रेशर्स है या बीज स्प्रिंकलर्स है, उनके अंदर भी यहाँ पर हमें जीएसटी में कटौती आती हुई एक तरह से दिखाई देगी। फर्टिलाइजर्स के ऊपर करीबन 12% के आसपास का जीएसटी है, तो उस स्लैब को खत्म करना है तो हो सकता है कि वो 5% के अंदर चले जाए, वहां पर वो भी सस्ता हो जाए। बायोस्टिमुलेंट्स, उसको भी सस्ता करने की तैयारी हो रही है, करीबन उनके ऊपर 18% के आसपास जीएसटी लगता है, तो उनको 12% में लेकर के आने की तैयारी चल रही है। तो उम्मीद है कि शाम तक ये सारे डिसीजन या कल शाम तक ये सारे डिसीजन हम आता हुआ देखेंगे, जिससे कि किसानों को और खेती को फायदा होगा। असीम, बहुत शुक्रिया हमारे साथ आज सुबह यहाँ पर जुड़ने के लिए। जैसे असीम कह रहे हैं जीएसटी की मीटिंग शुरू हो चुकी है, आज और कल है, कुछ अनाउंसमेंट्स आज कुछ कल यहाँ पर आ सकती हैं, और असीम उस सब के ऊपर हमारे लिए यहाँ पर नजर रखे भी हुए हैं। हमारे साथ अब सिराज हुसैन जी जुड़ गए हैं। सिराज जी नमस्कार। जीएसटी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और जिस तरह से बातचीत है, लगातार से कॉन्वर्सेशन है कि जहाँ पर जो ज़्यादा बड़ी हायर दरें हैं वो घटा दी जाएंगी, 5% उसके नीचे भी शायद ये जा सकता है। आप कैसे देखते हैं, अगर हम ट्रैक्टर, इरिगेशन, टिलर, स्प्रिंकलर्स, सीड, फर्टिलाइजर, बायर स्टिमुलस, काफी कुछ है यहाँ पर एग्रीकल्चर को देखने के लिए, आपकी क्या सेंस है? देखिए, एग्रीकल्चर के कई इनपुट्स पे आज भी जीएसटी नहीं है। मिसाल के तौर पे बीज पे कोई जीएसटी नहीं है। तो हम ये उम्मीद करते हैं, और ये बहुत दिनों से डिमांड रही है फार्मर्स यूनियंस की, कि जो एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स हैं, इक्विपमेंट्स हैं, उन पर जीएसटी की दरें 18% वगैरह उस रेंज में है, बहुत ज्यादा हैं। और क्योंकि किसान जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है, किसानों का जो प्रोड्यूस है वो जीएसटी से पूरी तरह एग्जेम्प्ट है, इसलिए उनको कोई इनपुट टैक्स क्रेडिट का फायदा नहीं होता है। अब देखिए, पूरे मुल्क में तकरीबन 9 लाख ट्रैक्टर हर साल बिकते हैं, और इसमें से कुछ ट्रैक्टर बहुत छोटी हॉर्स पावर के होते हैं, कुछ बड़ी हॉर्स पावर के होते हैं। तो कोई लॉजिक नहीं है इस पे 18% जीएसटी लगाने की। तो हम समझते हैं कि ट्रैक्टर पे और जो एग्रीकल्चर इक्विपमेंट है, इरिगेशन इक्विपमेंट है, जैसा कि आपके रिपोर्टर ने बताया, तो उन पे अगर जीएसटी कम होगा तो किसानों की जो कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन है वो कम हो जाएगी, और हम समझते हैं कि ये किसानों के लिए एक बहुत अच्छा कदम होगा।
एब्सोल्युटली। सिराज जी, साथ ही साथ यहाँ पर बायो एनर्जी है, ग्रीन टेक है, फ्लेक्स फ्यूल्स है, इसके ऊपर भी जीएसटी रैशनलाइज करने की बात की जा रही है, क्योंकि सरकार का पुश तो यहाँ पर E20 है एथेनॉल ब्लेंडिंग के हिसाब से, और फ्लेक्सी फ्यूल शायद आगे आएंगे भी। ये एक और चीज़ है कि जो हम ईवीज हैं उसके ऊपर जीएसटी काफ़ी कम है, लेकिन फ्लेक्स फ्यूल्स अभी यहाँ पर इन दरों में काफ़ी ऊपर दिखाते हैं। आपको लगता है कि काफ़ी सारे हम यहाँ पर सब सब्जेक्ट्स बनता हुआ देखेंगे? देखिए, मुझे लगता है कि सबसे पहली बात तो मैं अपनी पोजीशन वाज़े कर दूं कि एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस से इथेनॉल बनाना कोई बहुत अच्छी पॉलिसी चॉइस नहीं है। अब देखिए, इस साल भी हमने देखा मक्का का एरिया इतना बढ़ गया, सोयाबीन का एरिया कम हो गया, तो जाहिर है कि किसान उस कमोडिटी को ग्रो करेंगे जिसमें उनका एश्योर्ड मार्केट है। हमारा पल्सेस का इंपोर्ट बढ़ता जा रहा है, एडिबल ऑयल का इंपोर्ट बढ़ता जा रहा है, ये तो एक बात हुई। दूसरी बात यह है कि मैं इसमें कोई लॉजिक नहीं देखता कि 40 लाख की इलेक्ट्रिक कार पे जीएसटी 5% हो, जबकि आम आदमी कितनी ही चीजों पे जीएसटी 18% दे रहा है, और आप इतनी महंगी कारों पर जीएसटी 5% कर दें सिर्फ इसलिए कि वो बिजली से चार्ज होंगी, ये भी कोई लॉजिकल बात नहीं लगती। तो हम ये समझते हैं कि कुल मिला के जो गवर्नमेंट का टारगेट था 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग का, वो तो अचीव तकरीबन हो गया है, और मैं ये चाहूंगा कि अब इस टारगेट को और 27% तक ले जाने पर दोबारा नजरसानी होनी चाहिए, जो कि सुनने में भी आ रहा है सिराज जी कि शायद इसको E27 का जो फ्रेमवर्क है वो हम यहाँ पर बनता हुआ देख भी रहे हैं, क्योंकि E20 पहुंच चुका है और कल ही सरकार की तरफ से वो नोटिफिकेशन भी आया जहाँ पर अनरिस्ट्रिक्टेड यूज़ ऑफ जूस, सिरप और मोलासिस से यहाँ पर एथेनॉल बनाया जा सकता है। कमिंग बैक टू, जैसे आपने जो चीज़ यहाँ पर कही कि आप इस फेवर में नहीं है, और मुझे याद है जितनी बार भी हमारी बातचीत हुई है आप इस फेवर में नहीं है कि ग्रेन्स को यहाँ पर यूज़ किया जाना चाहिए। अगर हम पिछला साल देखें तो एथेनॉल ब्लेंडिंग जो है 35% का हिस्सा चीनी से आया, और यहाँ पर नियरली 65% ग्रेन्स, राइस एक्सेट्रा से आया। इस साल शायद ये चेंज हो सकता है, लेकिन एक बेहतर सोल्यूशन यहाँ के लिए क्या होगा? देखिए, केन से जो इथेनॉल बन रहा है वो प्रूवन टेक्नोलॉजी है, बहुत सारे उसको यूज कर रहे हैं, और क्योंकि हमारे यहाँ शुगर केन का प्रोडक्शन ज्यादातर सालों में हमारी डिमांड से ज्यादा होता है, तो सरप्लस शुगर बनाने से बेहतर है कि हम उसको इथेनॉल में इस्तेमाल कर लें। लेकिन वहां भी हम देखते हैं कि अक्सर अगर ग्लोबल प्राइसेस ऊंचे हैं तो शुगर इंडस्ट्री चाहेगी कि बजाय इथेनॉल बनाने के वो एक्सपोर्ट करे, ये फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। लेकिन जहां तक ग्रेन्स की बात है उसमें लेके थोड़ा सा ये पॉलिसी चॉइस मैं समझता हूं कि उतनी अप्रोप्रिएट नहीं है। अब आप देखिए कि जो मक्का से इथेनॉल बन रहा है वो 71 रुपीज 1 लीटर उसके लिए ऑयल मार्केटिंग कंपनीज पे कर रही हैं, और जो शुगर केन से बन रहा है उसमें उसके रेट्स कम है, अलग अलग रेट हैं डिपेंडिंग ऑन द सोर्स। तो ये हम समझते हैं कि एक ऐसे मुल्क के लिए जो फूड सफिशिएंसी को बहुत ज्यादा अहमियत देता है, और फूड सिक्योरिटी बहुत बड़ा इशू है, खासतौर से लोगों की प्रोटीन रिक्वायरमेंट, तो उसके लिए ग्रेन से, मक्का से ये इथेनॉल बनाना किस हद तक वाजिब है, अब ये मैं समझता हूँ कि सरकार को इस पे दोबारा सोचना चाहिए। सिराजी, साथ ही साथ जिस तरह की बारिशें यहाँ पर नॉर्थ इंडिया में हुई हैं, पंजाब में, हरियाणा में, हिमाचल वगैरह में, हिमाचल तो बहुत ज़्यादा बड़ी यहाँ पर नुकसान की बात नहीं सुनने को मिली है एग्रीकल्चर में, लेकिन पंजाब हरियाणा ऑब्वियसली पैडी की फसल के साथ साथ कॉटन को भी कुछ शायद नुकसान है यहाँ पर, बाकी का असेसमेंट यहाँ पर हो रहा है। क्या एक इम्पैक्ट यहाँ से आता हुआ नजर आ सकता है, जिस तरह से स्ट्रॉन्ग सरकार ने यहाँ पर गेहूं में रिविजन किया इन सेंस ऑफ होल्डिंग के तौर पर? आपको लगता है ये इसी की वजह से है? नहीं, गेहूं का वजह तो वो नहीं लगती है मुझे, मैं भी नहीं समझ पा रहा हूँ कि गेहूं में क्या ऐसी जरूरत पड़ी कि हमें स्टॉक लिमिट इतनी कम करनी पड़ी। लेकिन ये बात सही है कि पंजाब और हरियाणा में बहुत नुकसान हुआ है, और पंजाब की जो इमेजेस आ रही हैं वो काफी तकलीफदेह हैं। असल में एक चीज ये है कि पंजाब गवर्नमेंट ने कभी भी क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम में पार्टिसिपेट नहीं किया। हमने बहुत कोशिश की कि हम पंजाब गवर्नमेंट को कन्विंस करें कि क्रॉप इंश्योरेंस एक बहुत अच्छी स्कीम है, बहुत कम प्रीमियम है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इतनी बड़ी प्रीमियम सब्सिडी हर साल देती है। लेकिन पंजाब ने हमेशा ये कहा कि हमारा क्योंकि 95% से भी ज्यादा इलाका इरिगेटेड है, इसलिए हमें इंश्योरेंस की जरूरत नहीं है। अब देखिए, अब इस साल जब किसानों का इतना नुकसान हुआ है तो ये स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर पूरी जिम्मेदारी आ जाएगी कि वो किसानों को कॉम्पेंसेट करे। हम समझते हैं कि आगे आने वाले सालों में पंजाब को भी इंश्योरेंस स्कीम में पार्टिसिपेट करना चाहिए। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एक अट्रैक्टिव स्कीम है, और किसानों को शील्ड करना चाहिए जो नेचर की इतनी वैगरीज है। माफ कीजिए
सिराज जी, अब यहाँ से आगे जाते हुए टैरिफ की एक कॉन्वर्सेशन करना चाहेंगे। यहाँ पर आपको क्या लगता है, क्योंकि जिस तरह से हमने यहाँ पर एक बहुत बड़ी दर इंडिया पे ऑलरेडी आते हुए देखी है, एक्सपोर्ट्स को लेकर चिंताएं हैं, चाहे वो टेक्सटाइल है, चाहे वो लेदर है, चिंता यहाँ पर दूसरी काफ़ी सारी सेक्टर्स में भी बनती हुई नजर आई है। कैसे देखते हैं आप इंडिया का स्टैंड एक तरफ और दूसरी तरफ जिस तरह की कंसर्न्स एज ऑफ नाउ एक्सपोर्ट्स को लेकर हैं? देखिए, इंडिया का स्टैंड बिल्कुल वाजिब है। अब इसमें जो बेसिकली अमेरिका के साथ बातचीत हो रही है उसमें टैरिफ इशू तो बहुत पीछे चला गया है। अब तो ये जियोपॉलिटिकल हेजेमनी की बात हो रही है कि आप हमारे साथ अगर रहेंगे तो आप किसी और के साथ नहीं रह सकते। हम समझते हैं कि ये गवर्नमेंट की अच्छी पॉलिसी है और ये थोड़ा सा रीबैलेंसिंग जो हुई है, हम समझते हैं कि ये बहुत अच्छा है। मगर एक बात मैं कहना चाहूंगा जीएसटी के बारे में, क्योंकि मैं जीएसटी पे करता हूँ और मैंने इस पे एक आर्टिकल अभी पिछले महीने लिखा था टैक्स इंडिया ऑनलाइन में। जो जीएसटी के कॉम्प्लिकेशंस है रिटर्न फाइलिंग के, गवर्नमेंट को चाहिए उनको भी आसान करें। उस आर्टिकल में मैंने लिखा था कि जब आप हर इनवॉइस का एसएससी नंबर कैप्चर कर रहे हैं तो आपको क्या जरूरत है अलग से टेबल 12 और टेबल 13 में वो इंफॉर्मेशन दोबारा कैप्चर करने की। All right, the point is well taken कि कॉम्प्लिकेशंस जो हैं जीएसटी फाइल करने में उनको यहाँ पर ईज करना चाहिए, बट मोस्टली यहाँ पर जिस तरह का हायर टैरिफ्स हमने एग्री इनपुट्स में आता हुआ देखा है और रोज़मर्रा की चीज़ों में आता हुआ देखा है, उस पर आशा है कि हम एक पॉजिटिव यहाँ पर कॉन्वर्सेशन आज और कल के बीच में दरमियान में आता हुआ देखेंगे। सिराज जी, एज ऑलवेज बहुत शुक्रिया साथ जोड़ने के लिए और उन तमाम चीज़ों पर बहुत आराम से चर्चा भी करने के लिए। इसी के साथ एक ब्रेक का भी समय है, जब लौटेंगे तो फोकस करेंगे फ्यूचर्स एक्सप्रेस।